जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 11। आज हम उसके अंदर सीखेंगे एक्सरसाइज 11.2 और 11.1 के जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे, 2 क्वेश्चंस थे उसमें से, और उसके अंदर उन्होंने आप जैसे पढ़ा होगा कि वो पैरेलल ग्राम्स के ही जिक्र कर रहा है। और पैरेलल ग्राम एक ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इनके ऊपर हमने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छी खासी बहस की थी और उम्मीद है कि आपको पैरेलल ग्राम के बारे में समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने हमें लास्ट वीडियो के अंदर ज्वाइन नहीं किया होगा। तो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों, उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हों और उसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हों। डायगोनल्स और ऑपोजिट साइड्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि अगर ऐसा एक पैरेलल ग्राम आपके पास बन रहा है, सपोज ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एंगल मैं 1 बना रहा हूँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल 2, और ये जो एंगल 3 बना रहा हूँ इसके ऑपोजिट एंगल है एंगल 4। और ये ऑपोजिट एंगल्स यानी 1 इक्वल होगा एंगल 2 के अंदर, एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये एक पैरेलल ग्राम की बाय एंगल्स डेफिनेशन है। उसके अलावा उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे ये वाली साइड अभी मैंने क्रॉस की तो इसकी ऑपोजिट साइड है ये वाली, ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, और ये वाली जो साइड है इसके ऑपोजिट साइड होगी ये वाली, और ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। एक और बाय डेफिनेशन था कि इसके डायगोनल्स ये है कि अगर एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स क्रॉस यानी ऑपोजिट जो एंगल्स बन रहे हैं उनके वर्टिसेस को अगर आप ज्वाइन कर देते हो ये वाला, तो ये इसका एक डायगोनल होगा। और दूसरा डायगोनल बिल्कुल इसी तरह, ये एंगल 1 को अगर एंगल 2 से आप ज्वाइन कर देते हो तो यूं वाला बन जाएगा। अब ये जो दोनों डायगोनल्स मैंने बनाए हैं वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैरेलल ग्राम्स डेफिनेशन, ये दोनों जो आपके डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्चुअली वो पॉइंट है जहां पे ये एक दूसरे को हाफ कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, आधा कर देते हैं। उसका मतलब ये हुआ, अगर इसको मैं O मान लूं, ये A है और इसको B मान लूं, तो जितना O से A तक लेंथ है वही लेंथ O से B तक लेंथ होगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह जो ये वाली लेंथ होगी आपके पास, अगर इसको C और D मान लूं तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी, OC जो है ये इक्वल हो OD के। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल ग्राम बाय डेफिनेशन क्या है कि उसके ऑपोजिट जो एंगल हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुरेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, प्लस उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो एक्चुअली उन डायगोनल्स को हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो डेफिनेशन होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज आपकी 11.2। इसके अंदर वो कह रहा है प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलल ग्राम। आपने एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेलल ग्राम प्रूव करना है इफ, साथ वो ये कह रहा है इफ इट्स, 2 आगे ऑप्शंस दी हुई हैं, अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्जुरेंट हो, लाइक ये ले, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्जुरेंट हो मतलब इक्वल हो। अगर ये इक्वल है तो प्रूव करिए कि वो एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेलल ग्राम है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में, जैसे ये पहला क्वेश्चन की रीडिंग कंप्लीट होती है तो वो समझाता हूं। दूसरे नंबर पे वो ये कह रहा है कि तब भी प्रूव कीजिए एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेलल ग्राम अगर उसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो, लाइक ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो। बाइसेक्ट का मतलब अभी समझा चुका हूं कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे वो हाफ में उसको डिवाइड कर रहे हो। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल वर्ड डिराइव हुआ है क्वार्टर से, क्वार्टर मतलब 4th पार्ट। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जो जिसकी 4 साइड्स हों उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। एक पैरेलल ग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है, एक स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, एक रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है। यानी क्यों? इसकी साइड्स कितनी होती हैं? 4। अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की 4 साइड्स हों तो आप उसको क्वाड्रिलेटरल तो कहते हो। बाकी आगे उसके अंदर डिफरेंट उसकी डेरिवेशंस हैं। अगर उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी तो उसको
स्क्वायर कहा जाता है, और अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो उसको रेक्टेंगल कहा जाता है। लेकिन उनका एंगल क्या होने चाहिए, स्क्वायर के अंदर भी और रेक्टेंगल के अंदर भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। और एक जो आपके पास पैरेललोग्राम है, इसको भी आप क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हो, लेकिन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा अगर उसकी ये हमने जो तीन कंडीशंस अभी अभी आपके साथ डिस्कस करी हैं वो होंगी। तो अब हम इसका पहला पार्ट प्रूव करते हैं। जैसे आपके सामने यही क्वेश्चन एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा भी है। वो ये कह रहा है आपको प्रूव करना है दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ, ऑप्शन ए के अंदर वो कह रहा है इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो, कॉन्जुरेंट हो, और दूसरे पार्ट में हम फिर इसको भी प्रूव करेंगे अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो। तो पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक क्वाड्रिलेटरल डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसी के ऊपर हम चीजें डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे, उसको प्रूव करते हैं। सपोज आपके पास कुछ एक इसी तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ये जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं, लाइक ये थोड़ा सा सीधा अगर रखें तो ये हो जाएगा ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और अभी हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। लेकिन उसने खुद हमें ये बताया कि उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या है, कॉन्जुरेंट है, यानी क्वाड्रिलेटरल है और उसके ऑपोजिट एंगल्स, लाइक ये एंगल 1 ये कॉन्जुरेंट है एंगल 2 के, और एंगल 3 ये कॉन्जुरेंट है एंगल 4 के। तो आपको प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप पहले यहां से जो आपके पास लेंथ ए डी है इसको स्ट्रेच कर लिए अप टू ए पी तक, यहां तक ये वाली लेंथ बन गई। और बिल्कुल उसी तरह जो आपके पास लेंथ सी डी है इसको स्ट्रेच कर लीजिए अप टू क्यू। तो ये आपके पास बन गया एक कंस्ट्रक्शन हो गई क्वाड्रिलेटरल, जिससे हमने ये दो पॉइंट्स, ये लेंथ ए डी को भी आगे स्ट्रेच किया, सी डी को भी आगे स्ट्रेच किया अप टू क्यू। हमने किया क्यों है इसको, ये भी मैं आपको बताता चलूं। इसी क्वाड्रिलेटरल को एक तो हमें प्रूव करना है हमारे क्वेश्चन के अंदर, इसके बिना हम प्रूव नहीं कर सकते, और क्यों नहीं इसके बिना प्रूव कर सकते उसकी एक वजह है। वजह ये है कि जब भी कभी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो स्ट्रेट लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत दफा पहले भी शेयर कर चुका हूं। ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका एक एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन का एंगल, किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल, टोटल एंगल क्या होता है 180। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे तो इसका भी टोटल एंगल क्या होगा 180। अब जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लाइक इसी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है तो आप देखिए ये वाला एंगल जो आपने पहले बनाया है, ये वाला एंगल तो 180 डिग्री का ऑलरेडी था। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रेट लाइन हमने इसी तरह की बनाई है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास ए बी थी, फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन सी डी बनाई। अब ये बनाऊंगा तो यहां से लेके जो यहां तक का एंगल है, ये एंगल भी 180 है, या बिल्कुल उसी तरह यहां से लेके यहां तक का एंगल जो है ये भी 180 है, और यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है इसका नीचे वाला एंगल वो भी क्या है 180, लाइक यही वाला एंगल जो आपके पास ये अभी हमने बनाया। अब यहां से हमने सीखना क्या है, यहां से सीखना ये है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो उनको जो उनके ऑपोजिट एंगल बन रहे होते हैं वो इक्वल बन रहे होते हैं। क्यों, आप खुद ही जरा गौर से देखिए यहां से, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको लग रहा है थोड़ा सा छोटा, और इसका इसी स्ट्रेट लाइन ए बी का जो दूसरा एंगल है ये वाला देखिए ये बड़ा एंगल है। अब इसके नीचे लगी अगर स्ट्रेट लाइन आप देखते हैं जो सी डी है, तो उसके अंदर ये वाला एंगल आपको वापस उसी तरह बड़ा लग रहा है, और उसके बाद ये वाला एंगल जो है वो छोटा है। तो ये एंगल जो होगा 1, ये एंगल होगा 2 के इक्वल, और ये एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। हमने सीखना सिर्फ यहां से यही था कि जब भी कभी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, वहां पे 4 एंगल्स बनेंगे। ऑब्वियसली दो स्ट्रेट लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो 4 एंगल्स बनेंगे, लेकिन उन चारों एंगल्स में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एंगल्स
ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इन डिग्रीज, वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि जब भी कभी आपके पास ऑपोजिट एंगल्स आ रहे होंगे या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे हमने उसके अंदर भी यूज किया कि 3 1 के इक्वल तो है, 2 1 के इक्वल तो है, ये हमें उसने दिया हुआ है, लेकिन ये वाला एंगल बनाने की भी जरूरत थी। वो हमने क्यों बनाया, ताकि हमें ये वाला पता चल जाए कि वो स्ट्रेट लाइन जो है दूसरी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है या नहीं। अच्छा, तो हमारे पास एक एंगल ये बन गया, इसको मैं एंगल 5 का नाम दे देता हूं। अब चूंकि ये मुझे पता चल गया कि ये वाला जो एंगल 2 है वो एंगल 5 के इक्वल है, तो उससे ये पता चला कि ये वाली जो C से Q तक मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये उसी एंगल के पास, उसी एंगल से ही ये स्ट्रेच हुई हुई है जिस एंगल से आपके पास ये AB स्ट्रेच हुई हुई है। देखिए तो ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये एंगल 5 इस एंगल के इक्वल है। उसका मतलब ये है कि जिस तरह से ये स्ट्रेट लाइन आपके पास स्ट्रेच हुई हुई है, ये वाली बिल्कुल उसी एंगल से ये स्ट्रेट लाइन भी आपके पास स्ट्रेच हो रही है A से B, जिससे ये प्रूव हो गया कि C से Q तक जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है वो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से आपके पास B से A आ रही है। उसकी वजह ये है कि ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन जो दोनों एंगल बना रही हैं, वही एंगल ये B से C बना रही है और वही A से B, यानी A से B और B से C जो है ये एंगल उसी एंगल पे है जिस एंगल पे 5 है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये C से Q तक लेंथ परपेंडिकुलर पैरेलल है A से B तक। अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर दूसरी साइड पे हमारे पास ये भी चीज प्रूव हो जाती है कि जिस एंगल से ये A से Q तक आपके पास लेंथ है, उसी एंगल से ही आपके पास B से C तक लेंथ है। और अगर B से C तक लेंथ, जो लेंथ का एंगल है वो सेम है A से P तक लेंथ के एंगल के, तो फिर ये भी प्रूव हो गया कि AP जो है वो पैरेलल है BC के। और यही हमें प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल के जो ये दो साइड्स CQ पैरेलल हो गई AB के, मतलब ये हुआ कि C से S ही पैरेलल हो गया AB के, क्योंकि CD जो है वही है जो CQ है। और दूसरी साइड पे हमारे पास AP अगर पैरेलल आ रहा है BC के, तो उसका मतलब ये हुआ कि ADB पैरेलल है BC के। लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने डिजाइन कैसे करना है, वही स्टेटमेंट और उसके साथ उसकी रीजन देते हुए हम वो काम अभी यहाँ पे करते हैं। वहां पे तो हमने अभी वर्बली तो प्रूव कर दिया, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे। पहले तो आप पार्ट A कर रहे हैं, तो मैं पार्ट B को रेज कर देता हूं। सॉल्यूशन के अंदर जो जो चीजें हमें पता है या जो जो चीजें उन्होंने हमें दी हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा है ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्जुरेंट, ये आपको दिया हुआ है। तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, आपके पास एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इज कॉन्जुरेंट टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज कॉन्जुरेंट टू एंगल 4। आल्सो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है दैट आपको असल में प्रूव करना है दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम तभी होगा, इट विल बी प्रूव्ड इफ आप प्रूव कर देते हैं AD को पैरेलल किसके, AD पैरेलल BC के, एंड AB को अगर आप पैरेलल प्रूव कर देते हैं CD के। ये चीज एक्चुअली आपको प्रूव करनी है, तो ये खुद ब खुद ही प्रूव हो जाएगी। अब उसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट और यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन वो हमने क्या की है, AP फ्रॉम A टुवर्ड्स B। AP लेंथ आपने खुद कंस्ट्रक्ट की है फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स
बी, पॉइंट बी की तरफ। इसी तरह आपने एक और चीज जो कंस्ट्रक्ट करी है वो करी है सी से क्यू तक, फ्रॉम पॉइंट सी टुवर्ड्स डी। सी क्यू आपने खुद एक कंस्ट्रक्शन की फ्रॉम पॉइंट सी टुवर्ड्स पॉइंट डी, यस टुवर्ड्स पॉइंट डी। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट्स और रीजन की तरफ। तो स्टेटमेंट पहली तो आप ये दीजिए जो चीजें आपको पता है, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू, या एंगल 1 इज कॉन्जुरेंट टू एंगल 2 विच इज गिवन स्टेटमेंट। ये आपको उन्होंने खुद बोला है कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो उसके कॉन्जुरेंट हैं। एंड दूसरी चीज उन्होंने आपको दी साथ ही एंगल 3 एंगल 4 के, और ये भी आपको गिवन है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करी, कंस्ट्रक्शन से आपके पास एंगल 5 जो है वो मिला, और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। इट इज बिकॉज वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्जुरेंट टू ईच अदर, जैसे अभी हमने वो दो स्ट्रेट लाइंस को क्रॉस करने के बाद देखा। आल्सो आपने ये यहां से सीखा दैट एंगल 5 is congruent to angle 2. It is because vertically opposite angles. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है और ये इक्वल होते हैं हमेशा ही। और इसी तरह ये एंगल 3, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है एंगल 4 के, हमेशा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वो अभी हम स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करके देख चुके हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, और जिस एंगल से ये स्ट्रेट लाइन उसको कट कर रही होगी ये एंगल बनेगा, वही एंगल नीचे बन जाएगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसी तरह 1 भी इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। अब अगर हम ये प्रूव कर चुके हैं एंगल 5 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 2 के इक्वल है, तो उसका मतलब ये हुआ जिस एंगल से CQ आपके पास लेंथ है उसी एंगल से AB लेंथ या BA लेंथ है। तो आप कह सकते हैं फिर CQ C से जो Q तक लेंथ है ये पैरेलल है किसके, A से B तक या फिर B से A लेंथ के। यहां से हमें ये प्रूव हुआ कि जो CQ लेंथ है ये उसी का ही पार्ट है DQ। तो मतलब ये हुआ कि CQ का जो एंगल है वही एंगल CD का हुआ, और वही एंगल अगर CD का है तो फिर कह सकते हैं कि CD भी पैरेलल है AB के। तो आप यहीं पे लिखेंगे दैट CD इज पैरेलल टू AB या फिर BA, दोनों में से कुछ भी लिखा जाए तो बात एक ही है। सिमिलरली आप दूसरा पार्ट भी, मुझे ये यहां से इरेज करना पड़ेगा जो हमने कंस्ट्रक्शन लिखी थी, क्योंकि यहां पे ये चीजें नहीं आएंगी। एंड हाँ, यहां पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, पहले से प्रूव्ड हो चुका है ये वाली चीज 1 में प्रूव्ड हो चुका है। फिर आप लिख सकते हैं दैट आपके पास जो AP है वो परपेंडिकुलर है पैरेलल है AP पैरेलल है BC के, और उसकी वजह ये है कि जिस एंगल से ये देखिए AP का जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वर्टेक्स 3 पे और वर्टेक्स D के ऊपर, वही एंगल ये D वाला एंगल, ये वाला एंगल इसका है, और ये वाला एंगल अगर इसका है तो फिर ये लाइन भी उसी एंगल से ही मूव कर रही है जिस एंगल से AP मूव कर रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं फिर BC is parallel to AP, या फिर आप ये लिख सकते हैं BC is parallel to AD, hence proved। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी, hence proved that ABCD is a parallelogram। पैरेलल लाइंस के ऊपर, इसके ऊपर अगर हम M डाल देते हैं और पीछे जो आपने 4 पॉइंट्स लिखे होंगे उनसे जो बनने वाला ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो एक्चुअली बता रहा होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। जैसे मैंने ये अभी लिखा है दैट ABCD और आगे मैंने ये वाला साइन डाल दिया पैरेलल लाइंस के ऊपर M, तो इसका मतलब है पढ़ा ये इस तरह से जाएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और ये था आपका इसका पार्ट A। पार्ट B का मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं और आप वो भी कर लेंगे और बिल्कुल
इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम के इक्वल प्रूव करने के लिए कह रहा है। अच्छा, दूसरे पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है, इसका पार्ट बी, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आप इसका पार्ट बी लेते हैं, सपोज आपके पास ये एक पैरेललोग्राम हो, ये अभी पार्ट बी करवा रहा हूं, याद रखिएगा पार्ट ए यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं पार्ट बी के बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंदर वो ये कह रहा है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। लाइक ये आपके पास सपोज एक ए बी सी डी, ये आपके पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो तो वो ये कह रहा है दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और उसके ये जो डायगोनल्स हैं, ये पॉइंट अगर मैं ओ ले लूं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ए पे, और ये वाला पार्ट यहां से बाइसेक्शन का पॉइंट है। तो उसका मतलब ये हुआ दैट ओ से ए तक ये इक्वल है ओ से डी तक, और ये इक्वल है ओ सी इक्वल है ओ से बी तक। लाइक ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं है क्वाड्रिलेटरल। तो आप ऐसा कीजिए, ये दो ट्रायंगल्स को कंसीडर कर लीजिए। एक ट्रायंगल आप ये ले लीजिए ओ ए सी, ये ट्रायंगल लीजिए, और दूसरी ट्रायंगल मैं आपको दूसरे मार्कर से करवा देता हूँ, हाईलाइट जाएगी, लाइक ओ बी एंड डी। ये दो ट्रायंगल्स, एक आपको ब्लू नजर आ रही है और दूसरी आपको ब्लैक नजर आ रही है। इन दो ट्रायंगल्स की आप कॉरेस्पॉन्डेंस कंसीडर कीजिए, जैसे आप पिछले चैप्टर्स के अंदर करते आए हो ट्रायंगल्स की। अब उसके अंदर आपको उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो आपको एक और साइड इनकी इक्वल प्रूव करनी है, या फिर कोई एक एंगल इक्वल प्रूव करना है, तो वो साइड पोस्टुलेट अप्लाई हो जाएगा, या फिर साइड एंगल पोस्टुलेट अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, तो आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के इक्वल होगा, और आपको ये भी पता है कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो एंगल्स इक्वल होते हैं। लाइक ये वाला एंगल जो होगा, एंगल 1, ये इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है ये इक्वल होगा एंगल 4 के। तो आप इन दो एंगल्स को 1 और 3 को छोड़ दीजिए, सिर्फ एंगल 3 देखिए, जो इस ब्लैक आपके पास ओ सी ए ट्रायंगल में आ रहा है। एंगल 3 ये इक्वल हो जाएगा आपके पास एंगल 4 के, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 और एंगल 4 ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं, और अल्टरनेट एंगल हमेशा ही इक्वल होते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं। और उसके बाद पहली ट्रायंगल के अंदर, लाइक ओ सी ए के अंदर एक एंगल ये इक्वल प्रूव हो गया, किस एंगल के, ओ डी बी ट्रायंगल के अंदर एंगल 4 के। तो यहां से ये पता चला कि दो ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्जुरेंट प्रूव हो चुकी हैं, और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट प्रूव हो जाती हैं तो आपको पता है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो तीनों साइड्स भी एक दूसरे के कॉन्जुरेंट या फिर इक्वल होती हैं। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो आप बच्चे यहां से गौर से देखें कि ओ से ए तक की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो ओ से डी तक है, और इसी तरह ओ से बी तक की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, जिसको मैंने 2 दफा काटा है, वो ओ से सी तक की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। तो एक साइड रह गई इस ट्रायंगल के अंदर, वो है ए सी इक्वल हो जाएगी बी डी के। तो इसकी दो साइड्स ये अगर इक्वल प्रूव हो जाती हैं तो ऑब्वियसली फिर ये सी डी ए डी के पैरेलल प्रूव हो जाएगी, और अगर ये प्रूव हो जाती हैं तो फिर आप कह सकते हैं दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसको भी आपको इसी तरह से ही मैं समझा देता हूँ ताकि आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकें।